हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को रिस्टोर कर दिया। पीएफआरडीए ने फंड वापस करने से मना कर दिया। कुछ लोग वहां पर पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया कि आपको क्या इस कंडीशन में पार्शियल विड्रॉल करना चाहिए, डर के कारण पार्शियल विड्रॉल करना चाहिए। उस पर एक कमेंट भी मुझे मिला। कमेंट बड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। बहुत ही लॉजिकल सवाल उसमें किए गए हैं और साथ में उसमें कुछ राय भी दी गई है। अब उसमें मुझसे भी सवाल किए गए हैं। पेज बड़ा लंबा था। मैंने कहा कि अगर मैं सारे लिखूंगा दोस्तों टाइम भी बहुत लगेगा। तो चलिए मैं आज उनके कमेंट पर, आप कमेंट देख सकते हैं, इतना लंबा कमेंट है। इनके कमेंट पर को पढ़ेंगे हम लोग और उनके कमेंट के सारे जवाब जानेंगे जो मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ, जो मेरी नॉलेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे यूजफुल कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं अपने Y2 स्टूडियो पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं चलता हूँ आज की वीडियो पर और यहाँ पर कमेंट पर। तो इनका कमेंट लंबा है और इस पर मैंने रिस्पांस थोड़ा सा किया हुआ है कि आप पहले तो आपने इतने अच्छे कमेंट लिखे, इसके लिए बधाई। और बातें बड़ी तर्कसंगत है और मैं वीडियो के माध्यम से इस पर बात करना चाहूँगा। तो चलिए उस वीडियो के माध्यम से तो हम बात कर रहे हैं। पहले इनके कमेंट को पूरा हम देख लेते हैं। अगर इन्होंने यहाँ अपना नाम लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इनका है KASPCMC। दोस्त मुझे इसका फुल फॉर्म तो नहीं पता है। इन्होंने लिखा है सर, अगर पीएफआरडीए सरकार का और कर्मचारियों का पैसा जो एनपीएस में जमा है किया है वो वापस लौटाने के लिए मना कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो अब राजस्थान सरकार आगे क्या कदम उठा सकती है? क्या वो अब पीएफआरडीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है? और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पीएफआरडीए को इस सरकार का और कर्मचारियों का पैसा जो एनपीएस में जमा किया है वापस लौटाने के लिए निर्देश दे सकती है? इस बारे में आपकी क्या राय है? तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि पीएफआरडीए पहले क्या है। पीएफआरडीए एक संस्था है जो एक एक्ट के तहत स्थापित की गई है। इसका जो आप कह सकते हैं न्यायिक क्षेत्र है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे स्थापित किया था ओल्ड एज आप इनकम सिक्योरिटी के पर्पज से, और इसने यहाँ पर न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम लागू किया जो आगे चल के एनपीएस में तब्दील हो गई। अब आप कहते हैं, समझते हैं कि पीएफआरडीए के खिलाफ अगर कोर्ट में जाया जाए तो क्या चीज़ें वो हो सकती हैं। तो आप ये समझिए कि जब केंद्र सरकार ने पीएफआरडीए को आदेश दिया कि आप स्कीम बनाइए तो पीएफआरडीए ने बनाया। अब अगर आप जाएंगे तो आपको पीएफआरडीए के खिलाफ नहीं जाना होगा, आपको केंद्र सरकार के खिलाफ जाना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो केंद्र सरकार के कहने पर हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कहने पर हो रही है, उसके रिकमेंडेशन से पीएफआरडीए वर्क कर रहा है। तो इस तरह से ये समझ सकते हैं कि पीएफआरडीए के खिलाफ आपको जाना है तो आप सीधा जान रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ आपको जाना है। और दूसरी बात कि जब केंद्र सरकार ने यहाँ पर एनपीएस को लागू किया तो वहाँ पर इसे स्वैच्छिक रखा था राज्य सरकारों के लिए। राज्य सरकारों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब राज्य सरकार इसे छोड़ना तो चाहेंगे, छोड़ भी रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस नियम को बनाया था। जब तक वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस नियम में तब्दील नहीं करेगी तब तक राज्य सरकार उसे स्वैच्छिक रूप से कैसे अपने यहाँ तब्दील करेंगे। तो केंद्र सरकार पहले बदलेगी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, तभी वो चीज़ें राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू हो सकती हैं, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। और नहीं तो पेंशन देना राज्य सरकार का कर्तव्य है। 7वीं अनुसूची जो संविधान की है उसके अनुसार पेंशन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वो अपने स्तर पर इसका निर्वहन कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्देश दे सकती है कि पीएफआरडीए आप सारा पैसा वापस कीजिए राज्य सरकारों को, जो उनका अनुदान है और जो उनके एम्प्लॉई का अनुदान है। तो अगर ऐसा संभव होता या बहुत आसान होता तब तक राज्य सरकार, राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी होती। अब देखते हैं कि वो क्या करेगी। देखिए यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा अगर होता तो अब तक सरकार जा चुकी होती, लेकिन ये एक आर्थिक मुद्दा है, एक नीति संगत मुद्दा है।
इसलिए राज्य सरकार इस पर फूक फूक के कदम रखेंगे। अब अगर ये चुनाव के समय का माहौल होता, कर्मचारियों को वादा करना होता, तो निश्चित तौर पर सरकार एक जाकर हो सकता कि एक मुकदमा वहाँ कर देती कि देखिए हम अपनी तरफ से पैरवी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार के पास टाइम है ओपीएस को लागू करने का। अभी जो भी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनकी संख्या कम है, और ओपीएस के तहत रिटायर जो होंगे वो आगे 10 साल 15 साल में होने वाले हैं। तो तब तक सरकार के पास काफ़ी टाइम है इन चीज़ों के लिए लागू करने के लिए, पैसा अपना वापस लाने के लिए, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। आगे इन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि इसमें केंद्र सरकार की साजिश हो सकती है। तो भाई अब साजिश हो या नियम हो, जो भी है मैंने आपसे शेयर कर लिया है। अब आगे कि वास्तव में केंद्र सरकार उन कर्मचारियों को ओपीएस बहाल करना चाहती ही नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि केंद्र सरकार ओपीएस बहाल नहीं करना चाहती है, और सरकार अगर बहाल करेगी तो उसे अपने स्तर पर इसे बहाल करना होगा। अब इस मामले में सभी कर्मचारियों ने पीएफआरडीए और केंद्र सरकार का निषेध करके जोरदार आंदोलन करने की आवश्यकता है। साथ ही राज्य अपने कर्मचारियों को ओपीएस बहाल करना चाहते हैं। उन राज्यों ने पीएफआरडीए के खिलाफ और जरूरत पड़े केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की आवश्यकता है, तो ही पीएफआरडीए पैसा वापस लौटाएगी, अन्यथा संभावना कम लगती है। तो आप अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। इसमें मैं तो यही कहूँगा कि भाई ओपीएस ही लागू हुई है लोगों के, कर्मचारियों के प्रयास से, आंदोलनों से, तो प्रयास किया जा सकता है बिल्कुल। इसका नतीजा यह सामने निकल के आता है कि ओपीएस के चक्कर में आज तक सरकार और कर्मचारियों को जितना पैसा एनपीएस में डूब गया, उतना सब पैसा डूब जाने की संभावना सबसे ज़्यादा सामने नज़र आ रही है। अब आगे इन्होंने कहा कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि एनपीएस ट्रस्ट और पीएफआरडीए के जो कानून केंद्र सरकार ने बनाए, वे सब कानून शायद केंद्र सरकार ने अपने खुद के फेवर में ही बनाए। तो बिल्कुल आपको सही लग रहा है, केंद्र सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं वो अपने फेवर में। कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, अगर कानून बनाएगी तो उसमें अपने लिए एक रास्ता जरूर छोड़ती है। अब अगला है कि यह 100% सच है, किसी भी स्थिति में आंशिक निकासी कर्मचारियों के लिए हानिकारक है। तो फिलहाल मैं भी रिकमेंड करता हूं कि आपकी बहुत ही ऐसी स्थिति ना आ जाए कि बिना पार्शियल विड्रॉल के काम नहीं हो सकता। वो आखिरी विकल्प हो, तभी आप पार्शियल विड्रॉल के विकल्प का चुनाव करें। दूसरी बात यह है कि डीसीपीएस से ज़्यादा एनपीएस बेहतर है। तो डीसीपीएस डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, और लेकिन सरकार एनपीएस इक्विटी में 50 से 75% मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने से रोक लगा रही है, और गवर्नमेंट सेक्टर बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेप्ट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करे। इससे एनपीएस में रिटर्न कम मिलने लगते हैं। तो फिलहाल मुझे ये लगता है कि आपको अपने एनपीएस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी इकट्ठा की है। तो मुझे अच्छा लगा आपका ये सवाल देखकर, और ये सवाल क्या, ये सुझाव हैं। और मैं भी अपने वीडियो में यही कहता हूँ कि हमें एनपीएस में जो हमारा आपको इक्विटी में निवेश का हमें ज़्यादा विकल्प मिलना चाहिए, तभी हमारे पैसे ग्रो हो पाएंगे। आगे इन्होंने कहा है कि अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि अपना पैसा कम और धीमे गति से बढ़ रहा है, तो उन्हें घर बैठे फंड मैनेजर और इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। लेकिन सरकार ने अभी तक ये ऑप्शन कर्मचारी को उपलब्ध करके नहीं दिया है। असलियत यह है कि कर्मचारी वैकल्पिक रूप से मांग करता है, उसे घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से फंड मैनेजर और इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बदलाव करने की सुविधा उपलब्ध करके देने की आवश्यकता है। पहली बात तो मैं कहूँगा आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने देखा है कि अपने साथ में ही कई लोग, इनको ये भी नहीं पता है कि फंड मैनेजर भी इसमें होते हैं, इन्वेस्टमेंट का कोई पैटर्न भी होता है। तो बड़ी चीज़ है। फिलहाल आपने ये सोचा, और मैं कहता हूँ सारे कर्मचारियों को जानना चाहिए कि इसमें कौन से आपके फंड मैनेजर्स होते हैं, क्या आप उन्हें बदल सकते हैं। वैसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में सारी चीज़ें बड़ी लिमिटेड हैं। आप पेंशन फंड मैनेजर बदलने जाएंगे तो नहीं बदल पाएंगे टियर 1 अकाउंट में। आप अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न बदलना चाहेंगे तो वो भी आपके लिए बड़ा मुश्किल है। वही 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एग्रेसिव में चले जाइए, मॉडरेट में या कंजर्वेटिव में, तो वो भी थोड़ा उतना बेनिफिट नहीं देता है, मज़ा नहीं आता। तो मैं तो डिमांड करता रहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, ये मैसेज भी देने की कोशिश करता हूँ कि इन सब की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। आगे इन्होंने कहा एक दूसरी बात यह है कि एनपीएस में
जो निवेश किया जा रहा है उसे करीब 50 से लेकर 75% इक्विटी में निवेश करने की अनुमति वैकल्पिक रूप से देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि 100% देने की ज़रूरत है। वैकल्पिक की बात है, मेरा मन, मैं जितना रिस्क लेना चाहूँ उतना लूँ, क्योंकि इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट डेब्ट में कम रिटर्न्स मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये फिक्स ब्याज देते हैं और इक्विटी में आपको मार्केट के वोलेटाइल होने का, उसके वेरिएशन का फ़ायदा मिलता है। लेकिन सरकार सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, डेब्ट में ही इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रेरित क्या करे, जब विकल्प ही नहीं दे रही तो आपको मजबूरी बस करना ही करना है। आपके पैसे जा रहे हैं तो कहीं तो इन्वेस्ट होंगे। इससे एनपीएस में रिटर्न कम मिलने लगता है और इस बारे में सरकार ने सुधार लाने की ज़रूरत है। फिलहाल मुझे लगता है कि ओपीएस की मांग ज़्यादा होने के कारण कभी हमारा ध्यान नहीं गया कि एनपीएस में अगर हमारा पैसा जा रहा है तो वो भी सही जगह जाना चाहिए। फिलहाल अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो नहीं है उनको तो खास ध्यान देना चाहिए कि उनका तो सही जाए, और टीयर 1 अकाउंट में ही ज़्यादा लिमिटेशन है। टीयर 2 में तो आप फ्री हैं, आप चाहे जैसे इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा एक म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह पूरा बेहतर। आगे का इन कि अगर गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट ओपीएस को बहाल करना चाहती है तो ऐसा अनुबंध आवश्यक होगा कि गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन और साथ में कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन, जिसे बिना किसी नियम और शर्तों के साथ वापस करना आवश्यक होगा। फिलहाल अगर राज्य सरकार करती है या केंद्र सरकार जो भी करेगी तो वो अपने स्तर पर इसे मैनेज करेगी। जब ओपीएस था तो ओपीएस में आपको कोई भी यहाँ पर कह सकते गैर परिभाषित था, वो यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को नहीं करना होता था और फिक्स तरीके से आपको वहाँ पर पेंशन मिलती थी। तो यहाँ से ये डिफाइंड कहा, मतलब परिभाषित कर दिया गया कि किस तरह से आपको पेंशन यहाँ पर मिलेगी। किसी भी कार्यालय ने डीसीपीएस का एनपीएस में समावेशन करते समय उपरोक्त बातें ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए डीसीपीएस अभी हैं, लेकिन एनपीएस जितना प्रचलित हो चुका है, शायद डीसीपीएस के बारे में लोगों को इतनी जानकारी ना है। जिनको लाभ मिल रहा है, जो उससे जुड़े हैं, तो वो जानते हैं। उपरोक्त को छोड़कर एनपीएस अन्य सभी मामलों में डीसीपीएस से बेहतर है। तो डीसीपीएस की फ़िलहाल मैंने ज़्यादा जानकारी नहीं की। एनपीएस क्या होता है, किसी भी स्कीम में अगर आप जाते हैं तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। अभी एक कमेंट मुझे मिला था एनपीएस लाइट के बारे में, अब मैंने स्टडी करना भी शुरू किया है तो पता चलता है एनपीएस से बहुत चीज़ें उसमें अलग हैं। तो ऐसे ही अगर मैं डीसीपीएस में जाऊंगा तो उसमें भी बहुत स्टडी मुझे करना पड़ सकता है, जिससे मैं आपसे खुल के बात कर सकूं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप भी अपने सवाल, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सवाल ज़्यादा लंबे होंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर छोटे होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिटर्न में ही जवाब दे दूं। अगर उस पर पहले से कोई वीडियो बनी होगी तो मैं वो सुझाव दे सकता हूं कि आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कोई भी वीडियो मिस ना होने पर इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।